मेरा नाम है रिया राय। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इजी बायोलॉजी विथ रिया में स्वागत है। तो आपका मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड यूनिट फर्स्ट में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट मिलेगा जिसका नाम होता है द लिविंग वर्ल्ड। तो क्लास 10th के एग्जाम दिए हुए बच्चे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो क्लास 11th में अगर बायोलॉजी चूज की है तो चैप्टर फर्स्ट से मेरे चैनल पे बने रहिए और बायोलॉजी पढ़ते रहिए। फर्स्ट चैप्टर से नोट्स बनाते रहिए और आपको एनसीईआरटी की बुक और एनसीईआरटी से एक एक लाइन बाय लाइन मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो ध्यान से पढ़िएगा। और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है आपका द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th, चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में ये पढ़े कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग हम कैसे डिफरेंस कर पाते थे। अभी हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था कि those organism which can breathe is known as living organism and which cannot breathe is known as नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक ये पढ़ते थे हम। क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो क्लास 10th में देखा होगा दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन, देयर आर 5 ऐसे चीज होते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग। तो सबसे पहले आपका ये आता है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। तो प्लांट्स ऐसे होते हैं, वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट उनकी जो डालियां होती हैं वो ऐसे या ऐसे मूव करती हैं, ठीक है। तो और पढ़ा था हम लोगों ने दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस आर नोन एज लिविंग, ठीक है। तो वही चीज हम, यही कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, वही चीज है आपका, ठीक है। यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज लिविंग। तो सबसे पहले लिखा हुआ होता है कि व्हाट इज लिविंग थिंग्स। लाइन बाय लाइन मेरी बात सुन के, व्हाट इज लिविंग, ठीक है। व्हाट इज लिविंग, मेरी बात लाइन बाय लाइन सुन के और एक एक लाइन का नोट्स बना के उसके बाद एनसीईआरटी की बुक उठाइए, उसको अच्छे से पढ़िए। पहले मेरी बात को सुनिए, मेरे पढ़ाए हुए चीज को नोट्स बनाइए, उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए और उसमें से पढ़िए। फिर क्वेश्चन लास्ट में जो एनसीईआरटी का बचता है, एक भी साइड बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं एक्स्ट्रा इसमें बताऊंगी, जो लगे कि एक्स्ट्रा आपके बुक में नहीं है वो नोट्स में से निकाल के उसमें लिख लीजिएगा। सब कुछ यहाँ एक्स्ट्रा में बताऊंगी मैं, ठीक है। लास्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगी और समझ में आने लगेगा। साइड बुक की कोई जरूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट होता है उसके साथ। इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो पहले व्हाट इज लिविंग, तो देयर आर, पहले लिविंग बता रहा है तो विच पोजेस लाइफ, जिसके अंदर लाइफ होती है। पोजेस लाइफ, that possess life are known as living things, that possess life, जिस जो लाइफ को possess करे, ठीक है, जिसमें लाइफ पाई जाए उसको बोलते हैं लिविंग थिंग्स। अब कैसे पहचानेंगे कि लिविंग थिंग्स होता क्या है। तो देयर आर टू फीचर्स बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दो फीचर्स होते हैं जिसके द्वारा हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो देयर आर टू फीचर by which we can distinguish between living thing and non-living thing।
देयर आर टू फीचर्स बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दो फीचर्स होते हैं जिसके द्वारा हम पहचान पाते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो पहला फीचर होता है, पहला देखिए डिफाइनिंग, ठीक है, पहला क्या होता है, डिफाइनिंग। डिफाइनिंग होता है। दूसरा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइनिंग फीचर और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। पहला डिफाइनिंग फीचर और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डिफाइनिंग फीचर में क्या आता है, डिफाइनिंग फीचर में आता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन। डिफाइनिंग में कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि एक्सेप्शन विल बी प्रेजेंट। ओके, फर्स्ट में क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। इसमें आता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म present without any exception, present without any exception। पर यहां पे क्या होता है कि all living organism नहीं, exception is present। यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन और यहाँ पे होता है एक्सेप्शन इज प्रेजेंट, ठीक है। सेकेंड थिंग आती है इसमें मेटाबॉलिज्म। सेकेंड थिंग आएगी इसमें मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सबसे बड़ी चीज, मेटाबॉलिज्म होती क्या है, मेटाबॉलिज्म होती क्या है, तो जी वो सारी चीज जिसके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उन सबको बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म, ठीक है। वो सारे चीज जिसके अंदर केमिकल चेंज हो रहे हैं उनको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंज हो रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, इसके बाद आता है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्शियसनेस। मेटाबॉलिज्म में आता है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एनसीईआरटी ही है ये, लाइन बाय लाइन ये एनसीईआरटी है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब होता है होशो हवास में। कॉन्शियसनेस मतलब होशो हवास में, होशो हवास। होशो हवास या सजग रहना, ठीक है। कॉन्शियसनेस में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बताया, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बोला जाता है वो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उन सब को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नीचे में कि कॉन्शियसनेस क्या होता है, तो चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, कोई भी है, सब अपने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हो, चाहे वो प्लांट्स हुए, चाहे एनिमल्स हुए, चाहे ह्यूमन बींग हुए, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं, क्या करते हैं, वो कॉन्शियस होते हैं, यानी रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स देते हैं। अगर टेम्परेचर हाई होता है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। रिस्पॉन्स में क्या होता है, जैसे कि हमको प्यास लगने लगता है, ठीक है। तो जैसे हमारी बॉडी, जैसे प्लांट्स ही हुए, अगर उसमें पानी नहीं देंगे आप, वो तुरंत सूखना स्टार्ट हो जाता है, तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है, कॉन्शियसनेस होता है।
जो एनिमल्स होते हैं उनको अगर एज अ प्रे अगर वो है तो उनको जो प्रे मतलब भोजन, ठीक है, तो अगर उनको कोई मारने आ रहा है तो वो कॉन्शियस है, वो भागते हैं, उसका रिस्पॉन्स करते हैं। जैसा टेम्परेचर या जैसा इन्वायरमेंट में जो कुछ भी होता है उसके प्रति जो रिस्पॉन्स देता है उसको बोला जाता है कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये समझ में आई, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, एक्सेप्शंस प्रेजेंट नहीं होते हैं इसमें, लेकिन इसकी बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में, तो इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। अब कैसे होते हैं, तो लिविंग थिंग्स जो है, जैसे एग्जांपल में देख लो, रिप्रोडक्शन, एग्जांपल में देख लो रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमने जैसा कि 10th क्लास में भी पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग दोज हु कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, बाय सेल्फ, और दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन ब्रीथ, they are also known as living. Those organisms which can reproduce, they are also known as living. तो जो रिप्रोड्यूस भी करते हैं वो भी लिविंग होते हैं। तो फिर ये एक्सेप्शन कैसे आया, तो जो स्टेराइल होते हैं या कपल ऑफ ह्यूमंस होते हैं या फिर वो होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, वो क्या उनको लिविंग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वन, सेम दे आर नॉट नोन एज लिविंग। इज इट ट्रू? नो। तो ये एक्सेप्शन में आता है, लिविंग के ही एक्सेप्शन में आता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में इसको रखा जाता है कि यस, those organism which cannot reproduce they are also living, लेकिन वो किस में आता है, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक में। जो बोला था ना कि एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन कैसे होते हैं, वर्कर बी होती है जो एक बी में भी आगे आएगा, आपको क्लास में मिलेगा कि बी की भी एक वैरायटी होती है जो कि विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस। तो क्या वो लिविंग में नहीं आ रहे हैं, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव भी कर रहे हैं, वो ब्रीथ भी कर रहे हैं, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करने पा रहे हैं। स्टेराइल कपल ऑफ ह्यूमन होता है वो भी नहीं रिप्रोड्यूस कर पाता है, तो और दे आर नॉट लिविंग, दे आर लिविंग, लेकिन वो आते हैं किसमें, एक्सेप्शन में, ठीक है। जैसे देखिए स्टेराइल couple of human and worker bees, ठीक है। इतना पहले कॉपी में नोट डाउन किया जाए, एक एक वर्ड का मतलब यहाँ पे समझ में आया। लिविंग क्या होती है, जो लाइफ को पोजेस करे। दो फीचर्स होते हैं, एक होता है डिफाइनिंग फीचर, दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइनिंग में आते हैं, लेकिन एक्सेप्शन नहीं होता है, इसमें एक्सेप्शन होता है। इसमें मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म वो होता है जिसके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हर एक चीज, चाहे वो लिविंग थिंग है, अमीबा को देख लो, वो चाहे तो एक सेल से बना होता है या बहुत ज्यादा सेल से बना होता है, या तो वो यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है, या तो वो यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। तो चाहे वो एक सेल से बना है या बहुत ज्यादा सेल से बना है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर सेल पाया जाता है, जो सेल से विच ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल और नंबर ऑफ सेल्स, दे आर नोन एज लिविंग, ठीक है। फिर आता है कॉन्शियसनेस, यानी ऐसी वो चीज जो रिस्पॉन्स करे उसको बोला जाता है लिविंग, ठीक है। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन के केस में होता है। अब ऐसा नोट्स बनाया जाए, उसके बाद इरेज करते हैं। तो आइए लिख लिया, मिटाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में सबसे पहले आता है ग्रोथ। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में मैं बताते जाती हूँ। सबसे पहले आएगा ग्रोथ। दूसरी एनसीईआरटी कैसे लाइन बाय लाइन बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है सबसे पहले आता है ग्रोथ, दूसरी चीज आती है आपकी रिप्रोडक्शन, तीसरी चीज आती है कॉन्शियसनेस। तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ होता है कि बॉडी में जिसके भी ग्रोथ होते हैं। ठीक है, दो ग्रोथ कैसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है, तो दो तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग होता है इसमें ग्रोथ। तो दो तरीके से हो रहा है, एक तो हो रहा है इंक्रीज इन या ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ cells and increase in mass. They both are twin. NCERT एक लाइन ऐसे लिखी होती है, twin characteristic of growth. एनसीईआरटी एक लाइन लिखा होता है कि ग्रोथ हमको कैसे पता चलेगा कि ग्रोथ हो रहा है। तो एक तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, सेल्स जब बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। अब छोटा सा बेबी उठाने पे उसका वेट थोड़ा सा कम होता है, जब वो ग्रो करता है तो उसका मास बढ़ता है। मास मतलब होता है भार। ठीक है, तो बेबी जब ग्रो करता है तो नंबर ऑफ सेल्स के ग्रो करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स कैसे, एक चैप्टर है सेल डिवीजन, उसमें पढ़ेंगे कि एक सेल से दो सेल होता है, दो सेल से ये 4 सेल होता है, 4 सेल से 8 सेल होता है, 8 से ऐसे ग्रो करता है। इतनी तेजी से सेल्स ग्रो करते हैं। तो जब सेल ग्रो करेंगे, अभी आपके थैले में एक गोभी है, एक गोभी का वेट थोड़ा सा हल्का होगा। जैसे ही एक गोभी से 2 गोभी हुआ, वेट थोड़ा सा भारी होगा। 2 गोभी से 4 गोभी हुआ, वेट और भारी हो जाएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ सेल्स, वैसे ही नंबर ऑफ सेल्स है, सेल्स बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा। दोनों ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के। अब ग्रोथ दो तरीके का होता है, एक ग्रोथ होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा ग्रोथ होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है वो एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, वो रिवर्सिबल ग्रोथ होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। जो एक्सट्रिंसिक मतलब होता है बाहर से। अब देखते हैं, दो तरीके से ग्रोथ होता है। एक होता है, देयर आर टू टाइप्स। पहला होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। पहला होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होते हैं, वो रिवर्सिबल होते हैं। अब कैसे, तो ये जो माउंटेन है, ये क्या है, माउंटेन है। मेक योर नोट्स विथ मी, मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए। माउंटेन है, इसके ऊपर आपको स्नो कवर करती है। जब ठंडी में आप जाते हैं तो माउंटेन के ऊपर स्नो कवर करती है। माउंटेन की रेंज सिर्फ इतनी है, हाइट इतनी है हाइट। स्नो की वजह से हमको लगता है कि ये इतना बड़ा हो चुका है, इसकी हाइट यहाँ तक है। ठीक है, हमको ये ओरिजिनल हाइट लगने लगती है। ठीक है, माउंटेन यहाँ से यहाँ तक हाइट एच है, लेकिन हमको लगने लगता है कि इसकी हाइट कैपिटल एच हो गई है। ठीक है, यानी कि हमको ओरिजिनल माउंटेन इतना होता है, हमको लगने लगता है कि ये इतना हो चुका है, इसलिए लगता है क्योंकि स्नो हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है। इसमें नोट करना होगा, इट इज रिवर्सिबल, इट इज
इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल कैसे? आप कहेंगे रिवर्सिबल कैसे है? रिवर्सिबल होता है वापस से उस फॉर्म में आ जाना, रिवर्सिबल मतलब वापस से उसी फॉर्म में आ जाना, ठीक है। तो अब ये जो माउंटेन है आपका, ये माउंटेन जो है आपका, इसमें से जब गर्मी का समय आता है, टेम्परेचर जब चेंज होता है, तो तुरंत क्या होता है कि बर्फ क्या होती है, स्नो क्या होती है, पिघलने लगती है, वापस से ये फिर से छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब बर्फ पिघलने लगेगी तो फिर से छोटा हो जाएगा, तो रिवर्सिबल है, ठीक है। लेकिन इंट्रिंसिक क्या होता है? अंदर का, इंटरनल ग्रोथ, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ, जिसके अंदर नाम से पता लग जाता है कि एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर, इंट्रिंसिक मतलब अंदर, इंटरनल ग्रोथ, ठीक है। अंदर जिसके अंदर ग्रोथ होता है, इंटरनल ग्रोथ होता है, इंटरनल मतलब कि अंदर का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इंटरनल ग्रोथ कैसे हो रहा है? इंटरनल ग्रोथ मतलब कि और ये भी होता है कि इट इज नहीं, इंटरनल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ? अगर ये आपके बोर्ड के हिसाब से शायद नहीं पूछे, लेकिन इन योर नीट एग्जाम इट मे बी आस्क, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन, अगर सवाल फंसता है आपका, तो इसको ध्यान से देखिए, नाम से देखिए, बस एक एक लाइन मेरे साथ रिवाइज कीजिए, सब पता चलते जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि व्हाट इज लिविंग, तो दैट पॉजेस लाइफ, उसके होते हैं 2 फीचर्स। पहला होता है डिफाइनिंग, दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइनिंग में क्या क्या आता है कि एक्सेप्शंस डिफाइनिंग में नहीं होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। फिर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो जिस बॉडी में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। जिस बॉडी में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी सेल से बना हुआ है, दे ऑल आर लिविंग थिंग्स, ठीक है। फिर आता है आपका कॉन्सियसनेस, मतलब जो भी चीज रिस्पॉन्स करे वो होता है, जैसे प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, ह्यूमन बींग्स हुए, वो होता है कॉन्सियसनेस, ठीक है। फिर इधर आता है आपका रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब पूरा आगे बता रहे हैं। फिर इसमें फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ, कि इट कैन बी फाउंड इन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बोथ। लेकिन अब डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए बच्चों देखिए, अब कैसे कहेंगे कि ये लिविंग थिंग्स और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है, मास जिसके अंदर इंक्रीज करता है, तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। समझाया मैंने कि अगर सेल बढ़ेगा तो उसका मास भी बढ़ेगा, तो जिसका सेल भी बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है, तो वो क्या हुए? वो आपके होते हैं एक ग्रोथ, उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ 2 तरीके की होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब जो बाहर की ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब जो अंदर की ग्रोथ होती है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, जो बाहर की ग्रोथ हो रही है, अंदर की ग्रोथ हो रही है। तो एक्स मतलब बाहर और इंट्रिंसिक मतलब अंदर। ये रिवर्सिबल होता है, ये वापस उस फॉर्म में आ सकता है, लेकिन इट इज नॉट रिवर्सिबल। जो ग्रो इंटरनली, ठीक है, ये इसके अंदर ही ग्रो करता है, ठीक है। ये अंदर की ग्रोथ होती है, ये बाहर की होती है, ठीक है। इट इज नॉन रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल होता है, ये नॉन रिवर्सिबल होता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज फाउंड इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज फाउंड इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल देखिए, माउंटेन, माउंटेन, सैंड, सैंड ड्यून्स, एक्सेट्रा। और ये होता है इट इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म
नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये नॉन रिवर्सिबल होता है। अब जैसे हम देखिए, हमारा ही एग्जांपल ले लीजिए, हम इतने बड़े हो गए, वापस छोटा मोटा बेबी थोड़ी हो जाएंगे, नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। तो जो रिवर्सिबल हो जाए वो किस में आता है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में, और जो नॉन रिवर्सिबल होता है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ में। मेरे अंदर से ग्रोथ हुई है भाई, हम थोड़े छोटे से बाबू थोड़ी हो जाएंगे, फिर से वापस ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, बने रहेंगे। सेकंड टॉपिक है रिप्रोडक्शन। आप जैसा कि पहले 10th में भी पढ़ चुके होंगे और आगे पहले से ही पढ़ चुके होंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, क्लास 8 में भी पढ़ चुके होंगे कि 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, 10th का एग्जाम खराब गया है तो भी कोई बात नहीं, 10th के मार्क्स से और 11th 12th का कोई लेना देना नहीं है। इंसान जब चाहे बदल सकता है। एक कॉपी और एक कलम और एक दिमाग को फ्रेश करने की जरूरत है। पानी अपने आसपास मत रखिए, शांति से बैठिए, और जो मेरी वीडियो को 10th में के पास करने के बाद 11th में आने के बाद देख रहे हैं वो ध्यान से पढ़ाई कीजिए, और जो बच्चे 11th के फाइनल एग्जाम में देख रहे हैं वो ध्यान से एक एक टॉपिक को कवर कीजिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नीट वाले बच्चे जो देख रहे हैं वो ध्यान से देखिए, आपको एक एक टॉपिक मिलेगा। एनसीईआरटी इसके बाद क्लियर हो जाएगी। एक मेरा, अगर आपको एक चैप्टर खत्म कर, नीट वाले बच्चों आपको एक चैप्टर खत्म करना है तो मेरे एक लेक्चर को सुनिए। ज्यादा से ज्यादा आपको 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा लेक्चर खत्म करने में। उसके बाद आपको 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा आपकी बुक्स पढ़ने के लिए। इसके बाद आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में मुझको बताना, कमेंट में जो बोलना होगा बोलना, लेकिन शर्त ये है कि पढ़ना मन से, शर्त ये है कि पढ़ना मन से। ठीक है, पहले मेरे लेक्चर को ध्यान से लो। अगर आपको लगेगा कि लेक्चर देखना वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं सिर्फ बुक से पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ, तो नहीं, दिन भर लेके बैठे रहोगे, 4 दिन 5 दिन लेके बैठे रहोगे, कतई नहीं समझ में आने वाला है। उससे पहले कि मेरा लेक्चर देख लो। जिन्होंने नोट्स बनाया है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया है वो नोट्स बनाओ लाइन बाय लाइन, फिर उठाओ, स्ट्रैटेजी रखो अपना कि मुझे ये चैप्टर, या ड्रॉप आउट बच्चे जो इस साल ड्रॉप आउट लिए हो, ठीक है, 12th के बाद ड्रॉप आउट लेके पढ़ रहे हो, वो क्या करो कि फर्स्ट चैप्टर उठाओ, मेरे एक लेक्चर को देखो, फिर चैप्टर पढ़ो, फिर डाउट्स क्लियर करो, फिर इसके एमसीक्यूज ढूंढो, गूगल से सर्च करो, लगाओ। बायोलॉजी के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी, तो ध्यान से देखते रहना। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ने का एक तरीका बता रही हूं मैं कि लेक्चर को देखो मैक्सिमम 1.5 घंटा होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना, 2 घंटा होगा, 2 लेक्चर बनेगा मेरा। देखो दोनों लेक्चर को, ठीक है, दोनों लेक्चर देखो, नोट्स बना लो, उसके बाद किताबें पढ़ो। मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं तो दिन भर लेके बैठोगे, 4 दिन 5 दिन लेके बैठोगे, 4-5 महीने में भी वो क्लियर नहीं होगी। मैं नहीं कहती हूँ कि मेरे से ही पढ़ो, जहां से आपको समझ में आ रहा है, जिस यूट्यूब चैनल से समझ में आ रहा है, जिस भी टीचर का अच्छा लग रहा है उस टीचर से पढ़ो। बात समझ में आनी चाहिए, आपको दिमाग में आपको बैठनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कि वो कभी भूले नहीं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन। पहले के भी क्लास में आपने पढ़ा है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला कौन सा, एसेक्सुअल, और दूसरा कौन सा, सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द मल्टीसेल्युलर विल परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
जिसके अंदर एक सेल पाया जाता हो, ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एसेक्सुअल। ज्यादा इस पे बात नहीं करते हुए, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको जानते होंगे, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं इजी होते हैं, जल्दी से हो जाते हैं और सिंपल भी होते हैं, और क्लोन्स में, ठीक है। और ये बोला जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो स्लो होते हैं, ठीक है, टाइम टेकन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीसेलुलर में जो पाया जाता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और यूनिसेलुलर जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका बर्डिंग आता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और ऐसे आते हैं आपके सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग। ये देख लिया, कॉन्शियसनेस देख लिया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस। अब एनसीईआरटी एक क्वेश्चन लिखती है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक हेडिंग है, इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आता है, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज हो रहा है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपके आसपास में बर्ड, कुत्ता का अलग प्रजाति है, बिल्ली अलग है, चूहा अलग है, वो इंसेक्ट भी दिख जाते हैं जिनको आप जानते तक नहीं है। अभी कोई कीड़ा मिल जाता है, मुझे तो अभी जल्दी ही मेरे प्लांट्स पे कीड़ा मिला था, ग्रीन जैसा प्लांट्स है सेम उसी कलर का कीड़ा है, बिल्कुल ग्रीन कलर का, ठीक है। अब ग्रीन प्लांट्स पे ग्रीन कलर का, वो भी समझ में ही नहीं आया, वो मैंने फर्स्ट टाइम कीड़ा देखा कि घोड़े जैसी पूंछ है उसकी, रेड, आगे येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, मरून, हाथी जैसा सूंड है, आगे पैर उसके कई ठो हैं और चिपकने वाले एकदम, ऐसा कीड़ा देखा मैंने। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या आता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, आपके आसपास में नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाए, नंबर ऑफ प्लांट्स पाए जाए, फ्लोरा एंड फना। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, द फ्लोरा एंड फना फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा क्या होता है, अब फ्लोरा क्या होता है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन्हीं को बोला जाता है फ्लोरा एंड फना। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो आपके आसपास में पाए जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि आपके आसपास में दिख रहे हैं, थोड़ा सा रेंज बढ़ाइए, थोड़ा सा और आगे जाइए, और ज्यादा आपको दिखेंगे। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, बायोडाइवर्सिटी के। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ऑल लिविंग थिंग्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, ऑल फ्लोरा एंड फना विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी आपको समझ में आया। बायोडाइवर्सिटी के बाद आता है आपका नॉमेनक्लेचर। बायोडाइवर्सिटी समझ में आया, फ्लोरा एंड फना आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो बहुत वीक होंगे, जिन्होंने 10th में एग्जाम दिया है, मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, बदमाशियां की है, या फिर पढ़ने में समझ में नहीं आया है, तो वो बच्चे बिल्कुल टेंशन मत लें, उनके पास इतना नहीं है कि वो कोचिंग एफर्ट कर पाए। कोई बात नहीं बच्चा, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मिल रहा है आपको, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। एक कुछ नहीं आ रहा है कमेंट में पूछिए हमसे, अगर आपको ABCD नहीं आता है वहां से पूछिए, हम वहां से आपको आंसर करने के लिए तैयार है। अगर पॉसिबल है हमको, हमने देख लिया, मेरी नजरों में पड़ गया आपका सवाल, तो मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगी, ठीक है। तो
बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जो सारे प्लांट्स और एनिमल्स हमारे आसपास में जो दिखते हैं इन्हीं को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। थोड़ा सा रेंज बढ़ाइए, थोड़ा सा आगे जाइए, और ज्यादा दिखेगा आपको, इन्हीं को बोला जा रहा है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब इन सब का नाम होना चाहिए, उसी को बोला जा रहा है नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब नाम होने के लिए इनको आइडेंटिफाई होना भी तो जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी समझ में आया? हमारे आसपास में जितने प्लांट्स और एनिमल्स पाए जा रहे हैं सबको हमने बोला बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब हमारी बात आती है कि इन बायोडाइवर्सिटी में इन प्लांट्स और एनिमल्स का हम अपने तरफ कुछ और नाम रखें, बाहर में हम जाएं तो कुछ और नाम रखें। जैसे आप रिलेट कर पाएंगे कि जैसे कद्दू को देखिए, बहुत लोग कद्दू बोलेंगे, बहुत लोग कोहड़ा बोलेंगे। ठीक है, बहुत लोग, जैसे अलग अलग नाम होता है, अपने अपने सबका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से किसी चीज को जाना जाता है। तो इसके ऐसा तो लोगों ने डिसाइड किया, मतलब कि इसका ऐसा नाम रखा जाए कि जहां पूरे भारत में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सेम नाम से जाना जाए। ठीक है, हम यहाँ पे कहें कि ये कोहड़ा की सब्जी है, कहीं बोला जाए ये कद्दू की सब्जी है, कहीं इसका कुछ और नाम हो, कहीं कुछ और नाम हो। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सैजन बोला जाता है, जो ग्रीन ग्रीन पतला पतला लंबा लंबा होता है सांप के तरीके से, हमें सैजन बोला जाता है, यूपी में सैजन बोलते हैं। कहीं और कुछ इसको बोलते होंगे, कहीं और कुछ बोलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ मीठे आलू, कई लोग मीठा आलू बोलते हैं, कहीं शकरकंद बोलते हैं, कहीं गंजी बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम होता है। अब तो पहचानने में दिक्कत होगी, कहीं हर जगह लोग अपने लोकल नेम से पुकारते हैं, तो इनका एक ऐसा नेम होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में जाने जाए उस नेम से। तो लोगों ने डिसाइड किया कि हर जगह सेम नेम हो, तो उसको बोला गया नोमेनक्लेचर। अब बात आती है आइडेंटिफिकेशन की। किसकी बात आती है? कि आइडेंटिफिकेशन। अब बात आती है हमारी आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या हुआ? अब सबका नाम तो रखा जाएगा, लेकिन सबका नाम तो रखा जाएगा, लेकिन सबका एक ही जैसा नाम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोशिश किया गया कि सबका नाम एक जैसा ना हो, उसको पर्टिकुलर आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद नाम रखा जाए, जो कि किसी और से कभी मिले जुले नहीं। वो आता है आपका किसमें? आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, अब होता है एक एनसीईआरटी में एक और चीज आपको मिलेगा, व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाई मतलब होता है दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई? बाई मतलब होता है दो। ठीक है, दो। बाई मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, टू। बाई मीन्स होता है दो, यानी कि टू। जहां दो पाया जाए तो नोमेनक्लेचर मतलब होता है नाम रखना। ठीक है, तो दो, जिसके अंदर दो चीज देख के नाम रखा जाए उसको बोला जाता है नोमेनक्लेचर। तो आपको एक जेनरस देख के नाम रखा जाता था, ठीक है, जेनेरिक नेम देखा जाता था। दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट देख के नाम रखा जाता था। ठीक है, जिसको कह सकते हैं कि एक तो जीनस देख के नाम रखा जाता था। दो क्या है? ये दोनों क्या है? तो एक जीनस होते हैं, एक जीनस होते हैं और दूसरा स्पीसीज होता है। ठीक है, एक जीनस देखा जाता है, दूसरा स्पीसीज होता है। और जो जीनस होता है हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। किससे? कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और जो स्पीसीज होता है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर से। जीनस जो होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और स्पीसीज जो होता है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, तो और जो साइंटिस्ट लिखता है उसको एब्रिविएशन फॉर्म में लिखता है। ठीक है, जैसे देखते हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम। ठीक है, हमारे यहाँ मैंगो कहा जा रहा है, कहीं और इसको कुछ और कहा जाता होगा, इसलिए लोगों ने वो सोचा कि चलो
इसका साइंटिफिक नेम रख देते हैं, ठीक है। जैसे कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम रख दिया क्या, मैग्नीफेरा मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका लिन, मैग्नीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। तो इनका नाम रखा साइंटिस्ट ने मैग्नीफेरा इंडिका लिन। तो एम कैपिटल है, ये जीनस है, ये स्पीसीज है, ये जीनस है, ये स्पीसीज है। और एब्रीवेशन फॉर्म में, एब्रीवेशन मतलब होता है वो ऐसा वर्ड जिसका फुल फॉर्म लिखा जाए, ठीक है। तो लिनियस अपना नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं लिन, मैग्नीफेरा इंडिका लिन। मैग्नीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीसीज है और लिन, ठीक है। ये मैंगो का नाम हुआ। सोलेनम ट्यूबेरसम आलू का नाम होता है। सोलेनम ट्यूबेरसम नाम तो रखा गया है, लेकिन अब हो सकता है कि एक इसके अंदर और भी सारी चीजें आए, ठीक है। अब हमको बांटे तो है, हम इसका नॉमेनक्लेचर तो रख रहे हैं, लेकिन हमको जरूरत है कि इसको किसमें चेंज किया जाए, क्लासिफाई किया जाए। अब इतने सारे लोग जो होते हैं, इनको डिवाइड करने के लिए, इन सब को बांटने के लिए, ठीक है, इतने सारे जो हमारे आसपास में बायोडाइवर्सिटी में पाए जा रहे हैं, सबको अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत है। तो वो किसके अंदर आते हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। उनको क्लासिफाई किया जाता है, यानी उनको अलग अलग क्लास में दिया जाता है। अब मेरे पास बहुत ज्यादा बच्चे हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो हमको उसमें कुछ कम जानते हैं, कुछ ज्यादा जानते हैं, कुछ उससे ज्यादा जानते हैं। तो हमने क्या किया कि जो थोड़ा कम, बहुत कम जानते हैं उनको डाला 1 में, जो थोड़ा क्लास 1 में डाला, कुछ थोड़ा उनसे अच्छा जानते हैं उनको डाला 2 में, कुछ और अच्छा जानते हैं। तो ये उनके जानने की, उनके माइंड के कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि ये कौन बच्चे क्लास 1 में रहने लायक है, कौन बच्चे के पास नॉलेज इतनी है कि वो क्लास 2 में रहे, कौन क्लास 3 में रहे, कौन क्लास 4th में रहे, ठीक है। ऐसे ही सेम प्लांट्स में भी किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किसको किस क्लास में डालना चाहिए, तो क्लासिफिकेशन हुआ। तो तब तक के लिए यहीं तक, आगे टेक्सा से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एकदम एक एक लाइन बाय लाइन मेरी बात समझिए, समझ में आपको अच्छे से आएगी, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। और स्कूल में जाने से पहले वीडियो को अच्छे से देखिए, आप अपने क्लास को अटेंड करने से पहले अच्छे से लेक्चर देखिए, बुक पढ़ के जाइए और टीचर से क्वेश्चन अराइज कीजिए और आंसर गेन कीजिए। अगर हमसे नहीं समझ में आए, कहीं दिक्कत लग रहा हो, मेरे से क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, तो कमेंट में पूछिए। अगर क्वेश्चन हो रहा है, दिमाग में आ रहा है, तो कमेंट में पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर, अगर मेरी नजर पड़ गई तो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, नोट डाउन दिस, बाय बाय।